अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। कल हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो फंडामेंटल स्टेट्स थी, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, और साथ हमने उसके एक न्यूमेरिकल जो था उसको डिस्कस किया था। तो आज हम देखेंगे कि ये जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स होती है और इसका और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने अक्सर वाटर की सरफेस को देखा होगा, जो एक बहुत काम सी सरफेस आपको नज़र आ रही है, जो स्टैटिक वाटर होता है। तो आपको नेकेड आई से लग रहा होता है जैसे ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसी हैं जहाँ पे आप नेकेड आई के थ्रू जो है वो काइनेटिक एनर्जी को नहीं देख सकते। तो आज हम देखेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो क्या होता है। देखिए ज़रा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो दो चीज़ें होती हैं। नंबर वन, अट्रैक्टिव फोर्सेस। अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीजेस। तो ये डिक्रीज क्यों करती हैं? ड्यू टू बॉन्ड्स ब्रेकिंग। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं और उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते हैं, तो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं वो कम हो जाती हैं। नंबर टू क्या होता है? इट increases the kinetic energy of particles। ओके, तो हमने भी देखा कि आप जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके जो सबसे पहले जो है उसके बॉन्ड ब्रेक होते हैं। उसके बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और इसके साथ साथ उसकी उसकी जो बॉन्डिंग होती है उसकी वजह से जो हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। तो एक्चुअली जब आप किसी भी बॉडी को हीट करते हैं तो होता क्या है? एक्चुअली उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ पे टेम्परेचर को डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन, ओके, टेम्परेचर is the measure of hotness and coldness of a body। ओके, हमने भी देखा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो दो चीज़ें हो रही हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है और अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक हो रही हैं, और साथ साथ उसकी जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। तो जब भी हम हीट करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, वो इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर क्या होता है कि कोई बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है, मतलब कितनी ज़्यादा गर्म है, या कितनी ज़्यादा कोल्ड है, या फिर कितनी ज़्यादा ठंडी है, इसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है दैट इज़ टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के साथ, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स के साथ। तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर जब हम हीट कर रहे हैं तो अगर टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्चुअली क्या हो रही है कि उसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ तो अगर देखें, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट में जो है वो हीट ऐड करते जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो
तो हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, ओके, इसका जो ग्राफ है वो हम प्लॉट कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज आर ज़ीरो, या इसको ओ भी कह लेते हैं। अच्छा, इस तरफ जो है वो हमारे पास है टेम्परेचर, फाइन। इसी तरह इस अक्रॉस जो है वो हमारे पास वाई एक्सिस के क्रॉस हम काइनेटिक एनर्जी लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। और हमने अभी देखा है कि अगर आप थोड़ा सा गौर करें कि टेम्परेचर का ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट है किसके साथ, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के साथ। ओके, सो अगर हम देखें कि डायरेक्ट रिलेशन के लिए जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्रॉ करते हैं ग्राफ, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है कि काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर जो है इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। मीन्स टू से काइनेटिक एनर्जी हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद टेम्परेचर, फाइन। तो जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो साथ आप कोशिश करेंगे कि साथ साथ ग्राफ जो है उसको भी प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो कि यहाँ तक जो है वो आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब आप इसको नोट कर लें। आई होप सो कि आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर आपने देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, अगर मैं इस चीज़ को लिख भी लूँ यहाँ पे, इधर ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने अभी भी देखा कि जैसे जैसे, यानी रिलेशन था काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर, तो हम जैसे जैसे जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फाइन, तो उससे उसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी जो है इसको, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं, अगर मैं टेम्परेचर को कम करूं तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर मैं इसको कम करता जाऊं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जहां पे काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, वो हम देखते हैं अभी, ठीक है। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, when we increase temperature, kinetic energy of the particles increases। ओके, यहां तक तुम्हें पता है। नंबर 2 देखें, if we decrease the temperature, then the kinetic energy of the particles decreases। तो हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी कम होती है जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं। ओके, इसके बाद if we further decrease temperature towards 0 Kelvin, then kinetic energy almost becomes
becomes almost becomes ज़ीरो। एक्चुअली ये प्रॉपरली ज़ीरो होती नहीं है वैसे, लेकिन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि ये ज़ीरो हो जाती है। थोड़ी सी रेजिडुअल काइनेटिक एनर्जी जो है वो मौजूद रहती है, उसको हम ज़ीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। चूँकि आपका भी वो लेवल नहीं है, इस वजह से मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ज़ीरो लिख रहा हूँ। ओके, तो जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी तो आपको इस बात का पता है कि जब काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे तो वो अपने आपस में भी टकराएंगे नहीं और वॉल्स के साथ भी टकराएंगे नहीं। तो अगर वो वॉल्स के साथ नहीं टकराएंगे तो हम ये अज्यूम करेंगे कि उसका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब हम ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। तो इसके लिए हम एक ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से नज़र आएगा आपको। ओके, सो इस अक्रॉस जो है वो हमारे पास प्रेशर है और इस तरफ पॉजिटिव टेम्परेचर है और इस तरफ नेगेटिव टेम्परेचर है। एंड अगेन ये हमारा ज़ीरो है। दिस वन इज़ फॉर प्रेशर एंड दिस वन इज़ फॉर, आप इसे कह लें कि डिग्री सेल्सियस में कह लें इसको क्योंकि अब बुक में जो है ये टेम्परेचर तो बना हुआ है, टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किस में है, डिग्री सेल्सियस में। ओके, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर, चूँकि ये पॉजिटिव साइड है टेम्परेचर की और ये नेगेटिव है, तो जैसे जैसे आप इसको पीछे की तरफ लेके आते जाएंगे तो क्या होगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा और उस पॉइंट को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो या -273। तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे। तो ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इसको हम कहते हैं -2 -273 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन स्केल के मुताबिक हम इसे 0 केल्विन भी कहते हैं। तो इस पॉइंट पे देखें कि प्रेशर के एक्सिस पे अगर आप वैल्यू नोट करें तो प्रेशर यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो इस पॉइंट पे जो हमारी एनर्जी होगी, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो ऑलमोस्ट क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्रेशर जो है वो ज़ीरो हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ज़ीरो। और टेम्परेचर भी इस पॉइंट पे क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो आई होप सो कि आपने इस चीज़ को जो है वो ग्रैस्प किया होगा, किस तरह से एब्सोल्यूट ज़ीरो के ऊपर जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ रिलेशनशिप ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। ओके, relationship of internal energy and temperature। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। इंटरनल एनर्जी से मुराद है टोटल एनर्जी possessed by the particles of a gas, particles of a substance is known as internal एनर्जी। एंड आपने ये बात भी याद रखनी है कि ये जो इंटरनल एनर्जी है
internal energy is actually a sum of kinetic energy plus potential energy। यानी कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जीज को हम अगर सम कर लें और उनकी जो पोटेंशियल एनर्जीज हैं उनको सम कर लें तो इस सम को जो है वो हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस। ओके, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी जो है वो 3 किस्म की हो सकती है। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, तो सबसे पहले जो है दैट इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। ओके, अब ये काइनेटिक एनर्जीज जो है वो किस तरह से एग्जिस्ट कर सकती हैं। लेट्स से मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास 2 पार्टिकल्स हैं, एक ये है और ये एक पार्टिकल है। ओके, और इन 2 पार्टिकल्स को मैंने बॉन्ड के साथ जो है वो क्या किया हुआ है, टाई किया हुआ है। यानी कि एक ये पार्टिकल है गैस का और एक ये पार्टिकल है। ओके, अगर मैं इस पार्टिकल जो कि आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, ये इनके दरमियान जो है वो बॉन्ड है जिसको मैंने स्प्रिंग की मदद से शो किया हुआ है। अगर मैं इस पार्टिकल को, दोनों जो सिस्टम है पार्टिकल्स का, इसको इस डायरेक्शन में लेके जाऊं इस तरह से, या मैं इसको ऊपर लेके जाऊं या नीचे लेके जाऊं या इस तरफ लेके जाऊं, तो ये एक ट्रांसलेशनल मोशन में होंगे। तो इस तरह से ये पार्टिकल जो हैं वो क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि लेट्स से कि अगर मैं इसको किसी भी डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में, या मैं इसको लेके जाता हूँ अपवर्ड या मैं इसको लेके जाता हूँ डाउनवर्ड, तो ये सारे के सारी जो एनर्जीज होंगी ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये भी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और ये भी क्या होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब दूसरी चीज़ कि मैं इन दोनों एटम्स को करीब भी ला सकता हूँ और बैक भी मूव करवा सकता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग की तरह बॉन्ड जो है वो काम करेगा। तो अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करता है, यानी अगर ये कंप्रेस करते हैं एक दूसरे को या फिर स्ट्रेच करते हैं, तो ये इनकी जो बनेगी मोशन वो बनेगी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ओके, अब मैं इसको रोटेट भी करवा सकता हूँ, इन दोनों एटम्स को मैं रोटेट भी करवा सकता हूँ, ये खुद भी रोटेट कर सकते हैं। तो अगर ये इस डायरेक्शन में या इधर से ये इस डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो ये इनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से आपको ये बताने की कोशिश की है किस तरह से जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनके पास ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। लेकिन ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं, इन गैस के पार्टिकल्स को हम कहते हैं नॉन आइडियल गैस। नॉन आइडियल गैस, क्योंकि नॉन आइडियल गैस ऐसी गैस होती है जिनमें 2 पार्टिकल्स के दरमियान इस तरह की अट्रैक्शन की जो फोर्स है वो एग्जिस्ट करती है। लेकिन हम फॉर द टाइम बीइंग आइडियल गैस की बात करेंगे, तो हम आइडियल गैस की बात करेंगे। आइडियल गैस में ये होगा कि लेट्स से आइडियल गैस में ये होगा कि जो हमारे पास पार्टिकल्स होंगे उनके दरमियान में किसी किस्म की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो मौजूद नहीं होंगी। ओके, तो वो इसी तरह से जो है वो सेपरेटली पार्टिकल्स होंगे और उनमें किसी तरह की जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो मौजूद नहीं है। तो ऐसी गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस, कि किसी किस्म की
कोई अट्रैक्शन जो है वो इनमें मौजूद नहीं होगी। ओके, आई होप सो कि आपने ये चीज़ समझ ली होगी कि आइडियल गैस क्या होती है और नॉन आइडियल गैस क्या होती है। तो अब हम लेके चलेंगे आइडियल गैस को। तो आइडियल गैस के लिए जो हमारा रिलेशन है दैट इज़ कि टेम्परेचर जो है that has a direct relation with average translational काइनेटिक एनर्जी के साथ है। तो जब हम कहते हैं कि किसी गैस की एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और उससे बढ़ने से जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो बेसिकली हम आइडियल गैस की बात कर रहे होते हैं। तो और दूसरी बात कि जो इंटरनल एनर्जी है उसका भी डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, टेम्परेचर के साथ। तो ये बात भी आप लिख लें कि जो इंटरनल एनर्जी है फॉर आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसे टेम्परेचर भी कह सकते हैं। लेकिन ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैस के लिए एग्जिस्ट करता है कि इंटरनल एनर्जी जो है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। फॉर नॉन आइडियल गैस ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो आई होप सो कि आपने चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। किस तरह से हमने देखा है कि जो नेट हमारा जो पंच लाइन है वो ये है कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल भी है और टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल भी है। लेकिन नॉन आइडियल गैस के लिए ये रिलेशन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो अभी हम नॉन आइडियल गैस की बात नहीं करेंगे, हम आइडियल गैस की बात करेंगे। ओके, आइडियल गैस क्या होती है कि जिनके दरमियान में किसी किस्म की जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो मौजूद नहीं होती। जैसे अगर आपकी आसानी के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि ये अगर इनके दरमियान बॉन्डिंग है तो किसी किस्म की बॉन्डिंग जो है वो इनके दरमियान एग्जिस्ट नहीं करती, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। फिर आपने देखा कि दो मॉलिक्यूल्स के पास किस तरह से जो है वो रोटेशनल, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। उसके बाद हमने ये रिलेशनशिप फाइंड आउट किया है। तो आई होप सो कि आपको ये जो लेक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। सो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।